नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा खास प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज लोकसभा चुनाव 2024 का 4 चरण का मतदान संपन्न हुआ। एक केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले गए। हर चरण में मतदान के बाद फरोख्ती सट्टा बाजार का भाव कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रहा है। अब तक लगभग आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी भले ही 400 पार का दावा कर रहे हैं, मगर चुनाव से सटीक अनुमान के लिए पहचाने जाने वाला एशिया का सबसे बड़ा राजस्थान का फरोख्ती सट्टा बाजार 400 पार के दावे से इत्तेफाक नहीं रखता है। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत में जो फरोख्ती सट्टा बाजार बीजेपी को 345 से 360 सीटें दे रहा था, हर चरण के चुनाव के बाद बीजेपी की सीटें घट रही हैं और कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। तो आइए इस चुनाव पे चर्चा खास प्रोग्राम में चर्चा करते हैं कि 4 चरणों में 389 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद फरोख्ती का सट्टा बाजार कांग्रेस को कितनी सीटें और भाजपा को कितनी सीटें दे रहा है। तो चलिए, हमेशा की तरह हमारे साथ सर पुरुषोत्तम जी यहाँ पे उपस्थित है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 4 चरणों के मतदान के बाद एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं, इनमें किस प्रकार का इजाफा या यूं कहीं की कमी देखी जा सकती है। तो सर, आपकी जो रिपोर्ट्स है वो एक बार दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश करें कि किस प्रकार का माहौल जो है फिलहाल इन सीटों के ऊपर देखा जा रहा है, जो 389 सीटों के ऊपर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। देखो, जैसे आपने दर्शकों को बताया, आज चौथे चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है जी। और लगभग देश में आज 389 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। मतलब आधी से भी ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव हो चुका है जी। जिनमें कुछ आज ऐसी भी सीटें रही जिन पर चुनाव हुआ जो हॉट सीट थी। देखिए, जैसे चुनाव का जब शुरुआत हुई थी, पहले चरण से पहले की बात मैं करूं तो फरोख्ती का सट्टा बाजार बीजेपी को एक तरफा जीत दिखा रहा था जी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और पहले एक चरण का चुनाव संपन्न हुआ, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का जैसे संपन्न हुआ है, फरोख्ती का सट्टा बाजार बीजेपी की सीटों में लगातार गिरावट दिखा रहा है। जी। पहले जो बीजेपी की सीटें, जैसे आपने ही बताया अपने इंट्रो में कि जो 345 से 360 दे रहा था, जी। अब 4 चरण के चुनाव के बाद भारी कमी देखी जा रही है। वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे कि कितनी सीटें हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको राज्यवार डाटा बताएंगे कि किस राज्य में कितनी सीटें कम हो रही हैं। तो सर, जैसा आपने दर्शकों को बताया कि जो फरोख्ती सट्टा बाजार है वो कहीं ना कहीं पहले की सीटों की बात की जाए तो वहाँ पे जो है सीटों में अधिकता देखी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे जो है चुनाव संपन्न होते जा रहे हैं तो उनकी सीटें जो है लगातार उनमें कमी आती जा रही है। तो सर, क्रमानुसार जो आपके सामने डेटा उपस्थित है वो एक बार दर्शकों के साथ साझा करें और किस प्रकार का जो इजाफा और कमी जो है वो सामने निकल के आ रही है, तो जो दर्शकों के साथ पेश करने की जो है कष्ट करें। देखो, जैसे सबसे पहले मैं गुजरात की बात करता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से आते हैं और गृह मंत्री जी भी वहाँ से आते हैं। गृह मंत्री जी वहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं गांधीनगर से। तो वहाँ पर क्या हाल है, वो 2014 में एक बात करें या 2019 में, दोनों बार बीजेपी को 26 की 26 लोकसभा सीटें यहाँ से मिली हैं। कोई अन्य पार्टी यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई। लेकिन फरोख्ती का सट्टा बाजार इस बार बीजेपी को 26 सीटें ही देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नए आंकड़े आए हैं उसमें इस बार भी कोई कमी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं फरोख्ती के कुछ सटोरिये यह भी कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी को इस बार 1 से 2 सीटों का भी नुकसान हो सकता है। 4 चरण के चुनाव के बाद ऐसा अनुमान फरोख्ती के कुछ सटोरिये लगा रहे हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि जो गुजरात बीजेपी का गढ़ है वहां पर भी 1 से 3 सीटों का बीजेपी को नुकसान होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो सर, जैसा अभी आपने गुजरात का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, लेकिन अपने पास कुछ पहले भी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें भी जो है जिस प्रकार आपने बताया, जैसे आप कह रहे हो कि फरोख्ती के सट्टा बाजार के कुछ सटोरिये जो हैं उनके द्वारा भी 1-2 सीटें जो है उनमें कमी देखी जा सकती है। तो ऐसा जो है हमने पहले भी कुछ प्रोग्राम में अपनी चर्चा कर ली थी कि कहीं ना कहीं गुजरात से बीजेपी को 1-2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद सर, मैं नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो उसमें किस प्रकार की सीटों में कमी या अधिकता देखी जा सकती है, तो उसके ऊपर जो क्या राय है आपकी? देखो, मध्य प्रदेश का जैसे आपने पूछा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार 1 सीट का नुकसान हुआ था और इस बार भी फरोख्ती का सट्टा बाजार 1 से या 2 सीटों का नुकसान होता हुआ बता रहा है। यानी कि जो पिछले बार का परफॉर्मेंस बीजेपी का था, इस बार भी वहाँ से दोहराती हुई दिखाई दे रही है। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि बीजेपी को फरोख्ती का सट्टा बाजार अब पहले जो 345 से 360 सीटों के बारे में बता रहा था, अब वो 300 से नीचे ले आया है। लगभग 50 से 60 सीटों का नुकसान फरोख्ती का सट्टा बाजार उनको होता हुआ
बता रहा है। इसके बाद सर जैसे मध्य प्रदेश के आंकड़े आपने दर्शकों के साथ साझा किए, इसके बाद सर मैं एक नेक्स्ट स्टेट पर चलना चाहूँगा जिसकी राजनीति यूं कहीं 2014 से लेकर 2019 और अभी फिलहाल 2024 के जैसे ही लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इनमें जो है यहाँ की जनता ने बीजेपी को कहीं ना कहीं तहे दिल से इनका जो बीजेपी को सीटें देने का काम किया गया था। सर मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान स्टेट की, लेकिन अगर 2024 की बात करें तो हमने जो है काफ़ी सर्वे भी इसके ऊपर कर ली है और हमारे पत्रकार जो लोकल लेवल पर जो रिपोर्टिंग होती है वो लगातार हमारे सामने आ रही है। तो इनमें जो है सीटों में कहीं ना कहीं कमी तो हमें देखी जा रही है, लेकिन जो आज आपकी रिपोर्ट सामने आई है इसके अंदर किस प्रकार का जो है माहौल देखा जा सकता है? देखो, राजस्थान की जैसे बात करी तो राजस्थान इस बार सबसे बड़ा अपसेट देने वाला है बीजेपी को, ऐसा लग रहा है, क्योंकि फलौदी का सट्टा बाजार लगातार अनुमान लगा रहा है कि बीजेपी को 18 से 20 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन इसके इतर वहाँ के कुछ सटोरिये यह भी कह रहे हैं कि बाकी कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत है और यह आंकड़ा निपट कर 16 से 17 या 15 तक भी रह सकता है। यानी कि करीब करीब 10 से 12 सीटों का बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा। अगर आज की रिपोर्ट की बात करी जाए तो बीजेपी को फलौदी का सट्टा बाजार 18 से 20 सीटें दे रहा है और वहीं कुछ सटोरिये यह मान रहे हैं कि बीजेपी 14 से 15 पर भी सिमट सकती है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट पे चलना चाहूँगा जिसकी बात की जाए तो वो स्टेट जो है अपने आप में अलग लेवल के ऊपर देखा जाता है, क्योंकि लेवल से मतलब ये है कि जो देश का जो प्रथम व्यक्ति होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो इसी स्टेट से आते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ सर उड़ीसा की। तो इसमें किस प्रकार की जो है सीटों के अंदर क्या द्रौपदी मुर्मू जी को इतने बड़े पद के ऊपर पहुंचाने के अलावा जो है बीजेपी का कुछ फायदा उड़ीसा के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है? या बात करें 2019 से इस बार की तो क्या लगता है कि आपको यहाँ पे सीटों के अंदर इजाफा या कमी हो सकती है जो है? जैसे आपने उड़ीसा के बारे में सवाल किया तो उड़ीसा के बारे में मैं आप बता दूं कि 2019 में बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें मिली थी, लेकिन 4 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद फलौदी का सट्टा बाजार बीजेपी को यहाँ पर 11 से 12 सीटें दे रहा है। वहीं कुछ सटोरिये यह भी मानते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सीटें पिछली बार वाली ही रह सकती हैं, जो 8 से 9 के करीब है। बीजेपी को यहाँ पर करीब करीब 1-2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कड़ा मुकाबला मिल रहा है, वो बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी जा सकती हैं। जी, लेकिन फिलहाल जो निकल के आंकड़े सामने आए हैं इनमें तो जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को जो अगर मैंने बात जो पर्सन किया था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी का अगर सवाल उठाया जाए तो उससे जो है फायदा कहीं ना कहीं आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो सर जैसा मैंने अभी उड़ीसा की चर्चा आपके साथ की, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट एक केंद्र शासित प्रदेश या यूं कहीं कि प्रदेश जो है वो देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं अभी हाल के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम की वजह से जो है वो स्टेट प्रदेश जो है वो पहचाना जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सर दिल्ली की, और दिल्ली के अंदर जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही चुनाव से पहले बाहर आए, चुनाव के अंदर जो इफेक्ट है वो भी कहीं ऊपर नीचे हो सकता है क्या, जो आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं? देखिए, दिल्ली की जैसे बात करी जाए तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जेल से बाहर आ चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए जी, और उन्होंने जैसे ही वो जेल से बाहर आए अगले दिन ही उन्होंने बीजेपी पर बड़ा दावा बोल दिया जी। उन्होंने अपने भाषण में साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और वो अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हैं जी। यानी कि सीधा सीधा एक बड़ा राजनीतिक दाव इसको माना जा रहा है जी। देखिए, जैसे अगर चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस लगातार कह रही थी कि बीजेपी 400 सीट इसलिए मांग रही है क्योंकि वो आरक्षण खत्म करना चाहती है। बीजेपी ने ऐसी कोई चर्चा कभी करी ही नहीं, लेकिन कांग्रेस का ये दाव और बीजेपी को जो 400 पार का जो नारा दिया था वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई देने लगा। जो बीजेपी के नेता 400 पार कर रहे थे वो चुनाव के बीच में आते आते आरक्षण पर बात करने लगे। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देखा होगा, यानी कि जो मुद्दा था ही नहीं वो कांग्रेस ने बना दिया। अब ऐसी ही एक बात केजरीवाल जी ले आए हैं। इससे देखो सीधा सीधा ये फर्क पड़ता है कि वोटर ये सोचेगा कि जो मोदी का वोटर है वो प्रधानमंत्री मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहता है, वो अन्य चेहरे को वोट नहीं देना चाहता। तो अगर वो चेहरे को ही अलग प्रोजेक्ट कर दिया जाए विपक्ष के द्वारा तो मतलब सीधा सीधा है कि वोट बैंक बड़ा ही टूटने वाला है। साथ ही उन्होंने अपने स्पीच में एक दावा और किया है जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी लेकिन कोई कह नहीं रहा था। वो चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ जी को ये सीएम पद से हटाने वाले हैं चुनाव के बाद।
वो चर्चा भी उन्होंने पब्लिकली कर दिया है। जी यानी कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ जी को उनका उत्तराधिकारी मान रहे हैं, वो लोग भी सीधा सीधा इस चीज़ से नाखुश हो सकते हैं। यानी कि केजरीवाल जी ने पहले दिन ही दो बड़े दांव खेल दिए हैं, जो बीजेपी के बड़े वोटर को तोड़ सकता है। तो सीधा सीधा बात है कि केजरीवाल जी का बाहर आना कहीं ना कहीं बीजेपी को महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही केजरीवाल जी ने बोला उसके बाद अमित शाह जी को भी बयान इसके लिए देना पड़ा। जी तो सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं आग लग रही है, तभी तो उसको बुझाया जा रहा है। तो सर जैसे ही केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, तो कुछ जो मुद्दे हैं उनके वो हमारे सामने भी आए हैं। तो हम आपसे जो है ये भी पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर इस बार दिल्ली की जनता को मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा या उनसे विनती करने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली की जनता एक भी जो सीट है वो बीजेपी को ना दे। तो इसके ऊपर जो फलोदी सट्टा बाजार है उसकी क्या रिपोर्ट सामने आई है और किस प्रकार की, क्या अरविंद केजरीवाल जी की विनती से दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं सीट बीजेपी को ना देने का पक्ष जो है वो भी सामने निकल के आया है क्या? देखो, तीसरा एक दाव जो मैं आपको बताना भूल गया था वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने ये दाव खेला जी कि भाई आपका एलजी नहीं होता है, जी जिसकी वजह से अड़ंगा डालती है केंद्र सरकार। जी इस बार आप मुझे पूरी की पूरी सीटें दीजिए तो एलजी आपका होगा और दिल्ली की सरकार होगी और आपके लिए मैं आपका बेटा खूब काम करेगा। जी तो मतलब कि उन्होंने पहले दिन आते ही 3 बड़े दाव खेल दिए जनता के सामने। अब इससे सीधा सीधा बात तो ये है कि असर तो जरूर पड़ेगा, और असर पता चलेगा अभी जब नेक्स्ट रिपोर्ट फलोदी की आएगी। जी लेकिन हाल ही में जो अभी अब रिपोर्ट आई है उसके अनुसार तो फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी को वहां पर 6 से 7 सीटें देता हुआ दिख रहा है। लेकिन अन्य कुछ सटोरिये ये कह रहे हैं जैसे जो अगली रिपोर्ट आएगी उसमें बीजेपी को कम से कम 3 से 4 सीटों का बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी यहाँ पर 1 से या 2 सीटें या 3 सीटें जीत सकती है। जी। तो जैसे ही नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी, वो तो हमसे लगातार दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसकी जो है अपडेट उनको दे दी जाएगी। तो सर जैसा अभी हमने दिल्ली की चर्चा कर ली, इसके बाद सर एक नेक्स्ट स्टेट की यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा जिसकी राजनीति जो सीधे अरविंद केजरीवाल जी से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। वहाँ पे जो है देश के अंदर काफ़ी सारे आंदोलन और गतिविधियाँ जो है वो भी इसी स्टेट से अभी हाल ही के अंदर कुछ दिनों में देखी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ सर या पंजाब स्टेट की। हालांकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वर्चस्व तो कभी भी कायम नहीं कर पाई थी पंजाब के अंदर, लेकिन क्या इस बार इतनी बड़ी जो शंकाएं हैं ये होने के बाद, गतिविधियाँ होने के बाद, तो क्या बीजेपी को इस बार भी जो सीटें हैं वो मिलने का कहीं आसार आपको दिखाई दे रहे हैं? देखो, बीजेपी को पिछली बार यहाँ से 2 सीटें मिली थी जी 2019 की बात की जाए। इस बार भी फलोदी का सट्टा बाजार 2 से 3 सीटें दिखा रहा है। जी पंजाब वो दूसरा स्टेट है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। जी अब केजरीवाल जी की रैलियां वहां पर भी होंगी, रोड शो होंगे, तो उसका इम्पैक्ट साफ साफ चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी और ये सटोरिये भी मान रहे हैं कि वहां पर भी सीटें खिसक कर 0 तक जा सकती हैं, जी जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। आज की बात की जाए तो बीजेपी को फलोदी का सट्टा बाजार 2 से 3 सीटें दे रहा है। जी। यानी कि नुकसान जो है वो अभी फिलहाल के समय में तो कहीं ना कहीं नहीं दिखा रहा, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इनमें जो है उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। तो सर जैसा हमने अभी चर्चा की पंजाब की, इसके बाद सर इसी से जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड एक स्टेट है जिसमें भी जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन यूं कहीं, उनका प्रभाव जो है वो भी देखा गया था। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सर हरियाणा की, और हरियाणा की राजनीति जो फिलहाल वहाँ की जो खुद की राजनीति है वो तो अलग ही लेवल के ऊपर चल रही है, लेकिन अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इनमें जो है किस प्रकार का माहौल देखा जा सकता है, या यूं कहीं खिलाड़ियों के साथ कुछ अपमान भी देखा गया था इस स्टेट के अंदर। बात की जाए 17वीं लोकसभा के अंदर तो कई प्रकार की जो है गतिविधियां देखी गई थी। तो क्या इनकी सीटों के ऊपर किसी न किसी प्रकार से वहाँ की जनता जो है इफेक्ट कर रही है इन चीज़ों के ऊपर? तो क्या रिपोर्ट्स आपके सामने निकल के आ रही हैं? देखो, आपने जैसे सीटों के बारे में पूछा तो आपने एक क्वेश्चन बीच में डाला था कि जो महिला पहलवानों के साथ अपमान हुआ था जी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी तो हाल ही में एक फैसला आया है कोर्ट का जिसमें ब्रजभूषण सिंह उसको दोषी माना गया है, और अब हम शायद उनके आगे जी लगाना वो नहीं मानते, क्योंकि कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया है। जी और अगर ऐसे दोष में अगर उनको दोषी माना है तो हमारे से सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए उनको। उसके बाद महिला पहलवानों के भी बयान आए, तो मतलब सीधी सीधी बात है कि कोर्ट ने भी अभी मान लिया है कि वो दोषी हैं। महिला पहलवानों ने जो आंदोलन किया था वो उनका
कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी सच मान लिया है। अब जी सीधा सीधा बात है कि चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और पड़ भी रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जी वहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये साफ साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी को भारी नुकसान इस बार हरियाणा में होने जा रहा है। जी 2014 में बीजेपी ने यहाँ पर 10 सीटें ली थी, 2019 में भी 10 सीटें जीती थी। इस बार उनकी सीटें आधी या उससे भी कम आ सकती हैं। जी अगर हाल ही में जो रिपोर्ट आई है फलोदी सट्टा बाजार को, उसको आधार माने तो बीजेपी यहाँ पर 5 से 6 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं कुछ सटोरिये यह मान रहे हैं कि 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ी टक्कर है। बीजेपी आगे जरूर दिख रही है वहां पर, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस जीत सकती है। यानी कि साफ साफ उनका ये कहना है कि बीजेपी 1 से 2 सीटों पर भी यहाँ पर सिमट सकती है। जैसा सर आपने रिपोर्ट में बताया कि वहाँ की जनता जो है कहीं ना कहीं सीटों के जरिए अपनी नाराजगी जो है वो बीजेपी की तरफ दिखा रही है। ठीक है सर, इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेट जैसे अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की जो है राजनीति काफ़ी फेमस है और हमने काफ़ी वीडियो में चर्चा भी की है कि कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति जो है दीदी भैया के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें जो है किस प्रकार की हो सकता है कि इस बार जो है सीटों के अंदर बीजेपी यहाँ पे, तो जो फलोदी सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं जो किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बीजेपी इस बार जो है उन आंकड़ों को से आगे बढ़कर जो है सीटें हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो किस प्रकार की रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है? देखो, फलोदी सट्टा बाजार का जो अभी रिपोर्ट कार्ड सामने आया है उसके अनुसार तो बीजेपी यहाँ पर बढ़ोतरी करती हुई दिखा रही है। बीजेपी को यहाँ पर 2 से 4 सीटें बढ़ सकती हैं, यानी कि करीब करीब 20 से 22 सीटें बीजेपी को यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन अन्य कुछ सटोरी ये मान रहे हैं कि बीजेपी पिछले वाली परफॉर्मेंस पर वापस कायम रह सकती है, यानी कि बीजेपी 18 तक भी यहाँ पर सिमट सकती है और अन्य जो सीटें हैं वो टीएमसी और इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद सर एक नेक्स्ट स्टेट हो रहा है जिसकी राजनीति की चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और जैसे आपने अभी हमने दिल्ली की चर्चा की थी उसमें आपने कहा भी था कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक कार्ड जो है वो ये भी खेला कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी वो अगले पीएम के उत्तराधिकारी होने वाले थे, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती और उनको जो है सीएम पद से भी हटाने की कहीं ना कहीं कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। तो सर यहाँ की राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ लोकसभा की 80 सीटें आती हैं जो देश भर में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इन सीटों को लेकर की जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल जी के इन बयानों से क्या लोकसभा की ये 80 सीटें हैं इनमें जो है बीजेपी की कुछ कमी दिखाई दे सकती है? देखिए, आपने ऐसे बात करी तो फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान मैं अगर सबसे पहले बताऊं तो वहाँ पर पहले ये सट्टा बाजार बीजेपी को 70 से 75 सीटें दे रहा था जी, लेकिन ये कमी होती होती अब ये सीटें 63 से 65 आ गई हैं जी, यानी कि पिछली बार बीजेपी यहाँ पर 62 सीटें जीती थी। इस बार यहाँ पर बीजेपी 2 से 3 सीटें बढ़ोतरी अभी भी दिखा रहा है जी, लेकिन जो 75 का अनुमान था वो घटकर 63 से 65 पर आ गया है। जी, और अन्य कुछ सटोरिये मान रहे हैं कि ये घटकर 55 से 60 के बीच में भी जा सकता है। तो सीधा सीधा बात है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे ऐसे ये अनुमान भी बदलेंगे। और आपने जैसे एक सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ जी को पीएम पद का जो उम्मीदवार मान रहे हैं, तो उन्होंने जो बयान दिया है उनके अनुसार उन्होंने ये कहा है जो ये तानाशाही राज है, ये राज पहले वसुंधरा जी की राजनीति ख़त्म करी, फिर रमन सिंह जी की राजनीति ख़त्म करी और फिर शिवराज सिंह जी की राजनीति खत्म करी, अब वो योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति खत्म करना चाह रहे हैं। जी। इसके बाद एक स्टेट और की जो है आपने चर्चा नहीं की, हरियाणा के अंदर हाल ही के अंदर सीएम के अंदर भी बदलाव देखा गया था। हाँ, तो खट्टर जी का भी उन्होंने नाम लिया था अपने स्पीच में, जैसा आपने सही याद दिलाया। तो ऐसे उन्होंने ऐसे जोड़ते हुए एक बयान दिया जिसके बाद ये लग रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में जनता चाहती है, क्या वो वोट बैंक खिसकेगा इस बयान के बाद, या फिर दिल्ली में जो जनता चाहती है योगी आदित्यनाथ को अगला पीएम देखना या सीएम बने हुए रहते हुए देखना, वो अपने नेता के साथ अगर ऐसा कुछ न्यूज आती है, ऐसा कुछ अपमान होता है, तो वो क्या बीजेपी को वोट करेगी? ऐसा एक दाव केजरीवाल जी की तरफ से खेला गया है। जी। अभी तो सर जैसे हमने बात की तो अभी तो 4 चरणों के जो है चुनाव वही संपन्न हुए हैं, इसके बाद 3 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं, तो उनमें जो है हो सकता है कि कमी या फिर यूँ कहें कि बीजेपी कहीं ना कहीं में अच्छा परफॉर्म कर जाए और इनको जो है ज़्यादा सीट भी मिल सकती है, तो उनकी जो है चर्चा हम लगातार दर्शकों के साथ करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है तो जो फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े आए थे वो सर ने आपके साथ जो है यहाँ पे साझा किए। अब यहाँ पे जो है सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर इन टोटल सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को जो है कितनी सीटें इस रिपोर्ट के आधार के ऊपर दिखाई दे रही हैं?
देखो, बीजेपी की अगर सीटों की बात की जाए, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया, एक बार बीच में भी बताया था कि बीजेपी जो पहले 400 पार का जो नारा था ना बीजेपी का, वो उससे तो आपने इंट्रो में भी कहा कि उससे फलोदी सट्टा बाजार कहीं कहीं से भी इत्तेफाक नहीं रखता जी। वो तो साफ साफ कह रहा है कि बीजेपी 400 तो कभी भी नहीं पहुंचने वाली है। जो फलोदी का सट्टा बाजार पहले ये 345 से 360 सीटें बता रहा था, अब फलोदी का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि बीजेपी 300 पार भी नहीं कर पाएगी। यानी कि सीधा सीधी बात है कि बीजेपी की सीटों में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, अगर फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने तो लगातार कमी देखी जा रही है। वहीं फलोदी के सट्टा बाजार में अंदर खाने यह भी चर्चा है कि बीजेपी इस बार 272 का जो जादुई आंकड़ा है उस तक भी नहीं पहुंच पाएगी। जो चौथे चरण के जो अनुमान आए हैं उनके अनुसार बीजेपी 290 से 298 सीटों पर सिमट सकती है। यानी कि अभी तो बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर जो अंदर खाने बात चल रही है, अगर वैसा कुछ होता है और चरण में आगे चुनाव आगे बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बीजेपी बहुमत से दूर रहने वाली है, करीब करीब 10 से 20 सीटों तक। जी। तो सर, जैसे अपने पास रिपोर्ट आई उसकी जो है आंकड़े आपने दर्शकों के साथ साझा की और जो तमाम प्रकार की रिपोर्ट्स है उनकी जो चर्चा हमने दर्शकों के साथ कर ली। फिलहाल जैसे हम दर्शकों से विदा लेने की यहाँ पे इजाज़त चाहते हैं। अगर फिलहाल ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा हो जिसके ऊपर हमारी डेली चर्चाएं हो रही हैं तो इसको लाइक जरूर करें और लाइक हम तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आपका लाइक जो है हम तक पहुंचता है और हमें जो है प्रोग्राम के अंदर आगे प्रेरणा मिलती है कि हम जो है अच्छी से अच्छी रिपोर्ट आपके साथ साझा करें। वहीं मैं दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा कि जैसे हमें आपको हर स्टेट बता रहे हैं, पहली बात तो देखो फलोदी सट्टा बाजार को हम आपको बता रहे हैं, राजनीति में भी चर्चा इनकी हो रही है, केजरीवाल जी के स्पीच में भी इसकी चर्चा थी, अन्य नेताओं के स्पीच में भी इनकी चर्चा हो रही है, लोगों में उत्सुकता बनी रहती है, इसलिए हम बता रहे हैं। हम किसी भी तरीके से इसकी कार्यप्रणाली को प्रमोट नहीं करते और पुष्टि भी नहीं करते हैं, आपको जानना होता है और इसलिए हम आपको सामने ये लगातार आंकड़े जैसे अपडेट हो रहे हैं वो बता रहे हैं। लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा वीडियो के अंत में कि मैं तो आपके लिए हर दिन डाटा लेके आता ही हूँ, लेकिन आपका डाटा क्या कहता है, आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी लीड कर रही है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और एक विस्तृत कमेंट बताएं, जिसके आधार पर हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका नाम भी मेंशन होगा और हम बताएंगे कि इस राज्य से ग्राउंड जीरो के आधार पर इतने हमें कमेंट मिले और इतनी इतनी सीटें मिलती हुई दिख रही है। जी। तो सर, जैसा तमाम प्रकार की बातें आपने दर्शकों के साथ साझा कर ली, मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपका जुड़ाव हमारे प्रति रह सके। फिलहाल ये चर्चा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं था आज के चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में आपका होस्ट सचिन यादव, हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। मिलते हैं ऐसे ही चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम की नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।